welcome you all on behalf of EduSat Network. Today we have with us Mr. Surendra Kumar, whose short story collection has just come out, titled as Once Upon a Time. Surendra Kumar works in the Department of Indian Forest. He's in the Indian Forest Service. Right now he's posted in the Government of India Delhi office. And we have another guest with us, Kisan Kalji, who is an editor of a famous Hindi magazine called Sablog, and he's also a publisher who has published this book. The name of the publication is Nai Kitab. I think it's very interesting to know that Surendra, being a bureaucrat, has attempted serious writing on short stories, the kind of stories which we generally don't come across in the Indian English language writings. So we will have a detailed discussion of the stories. I would request Surendra to start with introductory remarks on how was he impressed upon some writings, and how did he take up this project of writing short stories. What did actually interest him? What was so compelling for him that he decided to write short stories? नमस्कार। शॉर्ट स्टोरी लिखने का जो ख्याल मेरे दिमाग में आया, उसकी वजह ये थी, और अंग्रेजी में ही क्यों आया उसकी वजह ये थी कि अंग्रेजी साहित्य में आजकल जो पढ़ने को मिलता है, जो लोग लिखते हैं वो लोग पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हैं। वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ उनकी अंग्रेजी पाश्चात्य अंग्रेजी से मिलती जुलती है। उनके पात्र भी उसी ढंग के होते हैं। मैंने अंग्रेजी में लिखा ज़रूर है, लेकिन हमारे पात्र गांव के धूल धूसरित गली में खेलने वाले लड़के, गुल्ली डंडा खेलने वाले लड़के, दोल पत्ता खेलने वाले लड़के, ट्रेनों में चाय बेचने वाले वेंडर, इस तरह के पात्र ज़्यादा हैं। फार्मूला 1 के स्पीड पर रोमांचित होने वाले, या लेडी गागा के नृत्य और संगीत पर झूमने वाले चरित्र हमारे कहानियों में कम है। जिन चरित्रों की मैंने बात की है, जिन पात्रों की मैंने बात की है, वो पात्र ऐसे हैं जिनको कि मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग में पर्याप्त जगह नहीं मिली है। और यही वजह है कि मैंने ये प्रयोग किया, यदि इन पात्रों को एक ऐसी अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाए जो कि खालिस इंडिजिनस और खालिस हिंदुस्तानी हो, तो वो कैसा लगेगा। मेरा ये किताब वंस अपॉन ए टाइम इसी प्रयास का एक प्रतिफल है। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी, जो आपने ये बात कही कि आपके पात्र अंग्रेजी दां नहीं हैं और ना आप एज अ लेखक अंग्रेजी दां होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने इन पात्रों को अंग्रेजी में समेटने की कोशिश क्यों की? क्या आपको लगता है कि आप जो हिंदुस्तान में अंग्रेजी में जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें एक टर्निंग पॉइंट, एक टर्न लाना चाहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान की बातें हिंदुस्तान की अंग्रेजी बोलने वाले लोग लिख सकें? कुछ ऐसा ही है। जब आर के नारायण काफ़ी एक्टिव लाइफ में थे और अंग्रेजी लिख रहे थे, तो उस वक्त जो आर के नारायण ने जो हिंदुस्तानी पात्रों के बारे में लिखा, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ अपने पाठकों को, उसी काल में ले जाना चाहता हूँ। लोग भूल गए हैं कि हिंदुस्तान में जो 90% आबादी है, उस आबादी को इंग्लिश साहित्य में पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रहा है, और उनके लिए अलग किस्म की अंग्रेजी साहित्य की ज़रूरत भी है, जिसको कि साधारण गांव के स्कूल से पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी पढ़े हैं, जो अंग्रेजी दाएं स्कूल से नहीं हैं, वो लोग भी इस अंग्रेजी को पढ़ लिख समझ सकें। यही मेरा प्रयास है। बहुत अच्छा।
इसके पहले कि मैं इसकी कहानियों पे आपसे चर्चा करूं, मैं किशन जी से पूछना चाहूँगा। किशन जी, आप बतौर पब्लिशर आपने किस तरीके से इसका चयन किया? क्यों आपको लगा कि इस तरह की किताब छापी जानी चाहिए? पहली बार मुझे ये लग रहा है कि अभी तक प्रकाशन के क्षेत्र में होता ये रहा है कि हिंदी में अगर आप देखें तो बहुत चीज़ें अंग्रेजी से अनुदित होकर हिंदी में आ रही हैं। और इस किताब के माध्यम से, इसमें जो कहानियाँ सुरेंद्र जी की हैं, इन कहानियों के माध्यम से मुझे लग रहा है कि प्रकाशन की दुनिया में यह पहली बार हुआ है कि अंग्रेजी की दुनिया में एक तरह से हिंदी आ रही है। मतलब ये किताब अंग्रेजी में ज़रूर है, ये कहानियाँ अंग्रेजी की हैं, ये भाषा अंग्रेजी की है, लेकिन इन कहानियों की जो आत्मा है, इन कहानियों की जो संवेदना है, इन कहानियों का के जो कथा तत्व हैं, वो बिल्कुल एक जिसको आप कह सकते हैं कि वो हिंदी समाज का है। हालांकि इसमें कहानी का जो प्लॉट है, कई हैं जो दक्षिण भारत के हैं, उत्तर आप भारत कहना के भी चाहेंगे हैं। भारतीय समाज का? भारतीय समाज का है, क्योंकि बिल्कुल। भारतीय जनमानस में जो चीज़ें जिस तरीके से बिल्कुल, बैठी हुई बिल्कुल। हैं उनको उन्होंने हाँ। लाने की कोशिश की जी, है। जी, जी। और इसी सिलसिले में मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनमानस में एक खास छवि है अ, सरकारी तंत्र की, जिस छवि से सरकारी तंत्र के में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी प्रताड़ित हैं और आम जनता भी प्रताड़ित है। प्रताड़ित शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी कहानियों में कई जगह निकल के आया है कि एक व्यक्ति जो सरकारी महकमे में काम करता है वो कितना लाचार है। एक तरफ आपकी एक कहानी में ये पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है किसी के लिए। 31 मार्च वाले में जो आपका पात्र है, जो बिल्कुल ही आखिरी आदमी हो सकता है समाज का, एक घर के लिए बेचैन है जिसके वो। पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो अब यहाँ तक है कि उसकी ज़िंदगी भी अब ज़्यादा नहीं है। कहते हैं आप कि वो अब मरने ही वाला है। उसको पता चल गया कि डॉक्टर कह रहा है कि अब आप एक साल ज़्यादा नहीं जिंदा रहेंगे। और तब वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक घर दे दो, क्योंकि मैं बेघर रहा ज़िंदगी भर, अब घर में मरना चाहता हूँ मैं। और जो ब्यूरोक्रेट है वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक उसी वक्त आपने इस कहानी का क्लाइमेक्स लाया जब आपने ये बताया कि एक 10 लाख रुपए का चेक, 10,33,050 का चेक एक आया आपके पास, जिसको आपको साइन करना है, जो जा रहा है श्री बॉबी थॉमस, जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है। तो एक तरफ बड़ा ज़बरदस्त आपने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि कितना वो लाचार बैठा हुआ व्यक्ति है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो सचमुच कुछ चाह के भी आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ वही ब्यूरोक्रेट है जिसके दिमाग में ये बात चढ़ी हुई है कि जो रेड लाइट लगी हुई गाड़ी है, उसको चलाने वाले ड्राइवर के पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। जो कहानी दूसरी आपकी हाकिम सिंह है, वो हाकिम सिंह ड्राइवर है जो आर्मी से आया है और अच्छी पर्सनालिटी का आदमी है। और इस बात से जो उसका ब्यूरोक्रेट ऑफिसर है वो थोड़ा परेशान रहता है। और जब बैलगाड़ी से उस लाल बत्ती वाली गाड़ी का सामना होता है तो ऑफिसर कहता है कि बैलगाड़ी वाले को बोलो पीछे ले जाएगा। और तब तक वो अड़ा रहा जब तक कि वो उतर के उसने उसके पाँव छू के माफ़ी नहीं मांगा कि हुजूर मेरी गाड़ी पीछे अब नहीं जा सकती है, मैं अपना जो 2 जून की रोटी में कमाता हूँ वो भी ख़त्म हो जाएगी मेरी। तब उसने हाकिम सिंह से कहा कि ठीक है अब गाड़ी पीछे कर लो। और रास्ता भर वो बताता चला कि भैया ऐसा है कि गाड़ी चलानी तुमको आनी चाहिए, सिर्फ गाड़ी चलानी नहीं आनी चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी चलानी तुम्हें आनी चाहिए। और आखिरी में जाके ये हुआ कि लोगों ने उसे ही ऑफिसर समझ लिया हाकिम सिंह को, और बेचारा बहुत परेशान हो गया और हाकिम सिंह को अपनी नौकरी तबादला झेलना पड़ा। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनमानस में भारतीय राज्य के पदाधिकारियों की जो छवि बनी हुई है और उनके मन में जो छवि बनी हुई है, उनके बीच में कितना प्रॉब्लम है, किस तरह की परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो क्या आप एक तरह का जो आपका अपना एक्सपीरियंस है सरकारी महकमे में होने का, उसके प्रति एक साक्षी भाव से एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव डालना चाह रहे हैं? ये क्रिटिकल भी है, लेकिन इसको एक ढंग से और देखा जाना चाहिए कि सरकार की जो भूमिका है हम लोगों की ज़िंदगी में, इससे कोई बच नहीं सकता। सरकार की जो भूमिका है सरकार करेगी, और हम लोग सरकार के अंदर रहें या बाहर रहें, आपको सरकार से इंटरेक्ट करना है, उसके जो गुण दोष हैं उस सबको भुगतना है। सरकार की जो छवि होती है अधिकांश वो नेगेटिव ही होती है लोगों के दिमाग में। मैंने ये कोशिश की है कि ये जो नेगेटिव छवि है सिर्फ जो सरकार के बाहर जो बैठे हुए लोग हैं सिर्फ उसके मन में नहीं है।
जो सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए भी हैं वो भी सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं। उसमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उसमें उस छवि में थोड़ा सा अंतर लाना चाहते हैं, लेकिन वो अंतर लाना, उस छवि में अंतर लाना कितना डिफ़िकल्ट है, शायद इस बात को मैंने लाने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि यदि हम जो आधुनिक राज्य के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांतों की तरफ जाएं, तो लगता है कि जो वेबर ने बात की है रैशनैलिटी की, ब्यूरोक्रेटिक रैशनैलिटी की, जिसमें कि व्यक्ति की जगह पे एक पदाधिकारी है, उसका व्यक्ति अलग है और पदाधिकारी अलग है। पदाधिकारी को बिल्कुल रैशनल तरीके से अपना काम करना है, और जो व्यक्ति है वो एक आम आदमी है जो लोगों के दुख सुख को समझ सकता है, परेशानियों को समझ सकता है। लेकिन जो उसका पदाधिकारी है वो उसे इतना धीरे धीरे इतना रिजिड बना देता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति खो जाता है और वो पदाधिकारी हो जाता है। और इसीलिए आपने किसी कहानी में ये भी जिक्र किया है कि जब आदमी रिटायर करता है वो पदाधिकारी और वापस व्यक्ति की तरफ जाता है तो उसकी क्या परेशानियाँ होती हैं, और कैसे वो अब तक ये समझ रहा था कि आई एम द स्टेट, पोर्ट्रेट ऑफ सिविल सर्वेंट सर, पोर्ट्रेट ऑफ सिविल सर्वेंट, जो आई एम द स्टेट, और जो आई एम द स्टेट की जगह पे अब अचानक पता चला कि मैं स्टेट नहीं हूँ, तो क्या उसको फीलिंग होती है? आप जरा बताएंगे इस कहानी के बारे में, जो पोर्ट्रेट ऑफ सिविल सर्वेंट में क्या आपने महसूस किया, कैसे इसको लिखा? पोर्ट्रेट ऑफ सिविल सर्वेंट एक आम सिविल सर्वेंट की कहानी है, ये किसी को लक्ष्य पे नहीं लिखी गई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा, वेबर का आपने एग्जाम्पल दिया कि व्यक्तित्व जो आदमी का है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है जो उसे निभाना पड़ता है एज ए ब्यूरोक्रेट, इस दोनों को एक डायकोटोमी के ढंग से बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। कहीं न कहीं वो मिक्स होता है। इस बात का एहसास बहुत कम को रह पाता है ऑफिस में कि वह एक सिर्फ ऑफिसर है, या घर में कि वह एक सिर्फ एक व्यक्ति है, वो माँ है या बाप के रोल में है या बेड़ा के रोल में है। तो ये बिल्कुल अलग अलग करना जो है बहुत ही मुश्किल है, ये मिक्सअप होता है। ये जो मिक्सअप होता है, लेकिन कई बार क्या आपको ऐसा लगता है कि ओवर द इयर्स काम करते करते ये एक तरह का प्रोफेशनल हैज़ार्ड है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आने लगती है कि आई एम द पावरफुल मैन, और सडनली जब एक समय आता है जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आता है तो आपको समझ में आता है कि आप वापस लौट रहे हैं उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन में आपको रसरी आबत जाते शिल्प अपराध निशान। एग्जैक्टली। जब आप किसी एक ही काम को 30 साल 35 साल से कर रहे हैं तो जाहिर है कि उस काम के करने का जो लहजा है आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा। लेकिन जब वो काम नहीं रह जाता है, जब आदमी रिटायर कर जाता है, सडनली पता है कि अब वो रस्सी न रही, या वो रस्सी लगभग टूटने ही वाली है या टूट चुकी है, तो इसके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आता है। पोर्ट्रेट ऑफ सिविल सर्वेंट में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि जब आदमी सर्विस में होता है तो किस एक फनी ढंग से बिहेव करता है। मैं जिस व्यक्ति का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नेहरू पार्क में आप उन्हें मिलें और उन्हें आप नमस्ते विश करें तो वे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। दूसरे दिन आपने भूल से यदि गुड मॉर्निंग बोल दिया तो नमस्ते बोलेंगे। तो इस ढंग का इस दोनों दिन के बीच में ये होता है कि वो रिटायर हो चुके होते हैं। हाँ, नहीं, एक्सेंट्रिक बिहेवियर जो है वो इस ढंग से अच्छा। लोगों को, अपने सामने वाले को आदमी को आदमी न समझना, ये एक आदत बन जाती है। लेकिन जब वही आदमी रिटायर कर जाते हैं तो मैंने देखा कि नमस्ते के जवाब नमस्ते ही देते हैं। अच्छा। और गुड मॉर्निंग के जवाब गुड मॉर्निंग ही देते हैं। अब उल्टा उल्टा नहीं करते। ये एक परिवर्तन मेरे ख्याल से होता है, और ये ब्यूरोक्रेसी का जो प्रोफेशनल हैज़ार्ड मैं कहूँगा इसको, प्रोफेशनल हैज़ार्ड, हर एक डिसिप्लिन का अपना एक प्रोफेशनल हैज़ार्ड होता है। शायद हर एक डिसिप्लिन में ऐसा रहा होगा। हाँ, जो प्रोफेसर लोगों का भी प्रॉब्लम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप देम साइलेंट, दे कीप स्पीकिंग। अब उनको बोलने नहीं मिलता है तो बहुत परेशानी होती है। वो चाहते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ सुने लोग, मुझे लंबी बात करना चाहते हैं ताकि सुने। यदि मुझे कहा जाए साल भर आपको नहीं बोलने दिया जाए, मौन रखा जाए, बड़ी सजा हो जाए, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि मुझे हर वक्त लगता है किसी को मैं कुछ बताऊँ कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो ऐसा लगता है कि संभव है। एक दूसरी तरह की कहानी आपकी है, और इनमें दो कहानियों का मैं जिक्र करूंगा। एक है पोलर स्टार।
पहले पोलर स्टार को लेते हैं और आपसे मैं पूछूंगा कि हिंदी में इस तरह की कहानियों में कहाँ तक आया, क्योंकि हिंदी जगत में ऐसी कहानियाँ मुझे नहीं दिख रही हैं जिस कहानी में कि जो यथार्थ है स्त्री पुरुष संबंध का हिंदी हार्टलैंड में, उसको इस तरीके से उजागर किया गया हो। प्रेमचंद की एक कहानी मैंने देखा, मैं उसका जिक्र करूँगा, लेकिन इस कहानी में आपने ये बताया है कि आप अपने मेमोरी लेन में जाते हैं, पटना साइंस कॉलेज जहाँ आपने पढ़ा है उसके आसपास आप घूमते हैं, और आप मीन्स जो भी पात्र हैं उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही हैं उसमें, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मामला है ये इसमें इनका जो खोया हुआ प्रेम है उसकी याद आती है, और फिर उसकी याद खत्म होती है, फिर वो आसपास देखते हैं और एक व्यक्ति उसमें ऐसा नज़र आता है जो व्यक्ति इनके समय का ही है, जिसके लिए समय ही ठहर गया है, जिसका प्रेम किसी कन्या के प्रति था और शायद वो वन साइडेड रहा हो, और वो इतने सालों के बाद भी वहाँ खड़ा उसका इंतज़ार करता रहता है कि अभी वो आने वाली है। तो ये जो पूरा आपने देखा है, ये जो आपका एक्सपीरियंस, मुझे लगता है ये हम सब लोग ये महसूस कर सकते हैं कि हिंदी हार्टलैंड में जो पुरुष स्त्री का संबंध है वो बहुत ही ठहरा हुआ संबंध है, और उसमें एक तरह से बड़ा ही खोखलापन है, क्योंकि अक्सर यही हो रहा है कि जो जिससे प्रेम करते हैं उससे उनका विवाह नहीं होता है, और जो जिससे विवाह करते हैं उनका प्रेम नहीं होता है। तो आपने एक स्टेटमेंट इसमें बहुत अच्छा दिया दिलीप और प्रियंका के माध्यम से, कि आपने कहा है कि यू शुड मैरी, इसे भी कहा आपने ना, यू शुड मैरी समवन विदाउट whom you cannot live, not with someone with whom you can live. with whom you can live. Yeah. So इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू से इन दिस, बिकॉज मैं इसलिए खास तौर पे इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं पेट्रिशिया ओबेरॉय, उन्होंने एक किताब लिखी है साउथ एशिया में महिला पुरुष संबंध को लेकर, जेंडर रिलेशंस इन साउथ एशिया, और उसमें उन्होंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ एक सेंटेंस कोट किया है, उससे उनकी पूरी कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें लिखा ब्यूटीफुल वाइफ डेंजर लाइफ। और इसके माध्यम से उन्होंने देखा कि स्त्री पुरुष का जो संबंध यहाँ पर है उसमें क्या परेशानी है। तो हिंदी हार्टलैंड में क्या आपको लगता है कि ये स्वाभाविक संबंध नहीं है जो स्त्री पुरुष का होना चाहिए? कम से कम मैंने जिस ज़माने की बात की है उस कहानी में, उस ज़माने में ऐसा ही था। कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच जो संवाद है वो काफ़ी सीमित थे, नोट्स को के आदान प्रदान तक या कैंटीन में चाय पीने तक वो सीमित था। खुलापन की कमी उस समय काफ़ी ज़्यादा थी, शायद आज भी हो पटना जैसे शहर में। और मैंने जो कहानी लिखी है उसमें कहीं भी रोमांटिसिज्म नहीं है। एक्चुअली ये सपाट बयानी है। जो मैंने कहानी लिखी है ये किसी फैंटेसी की उपज नहीं है। मैंने जो देखा वो मैंने लिखा। आपको याद होगा कि जो सूरज के साथ में घोड़ा है, जो धर्मवीर भारती जी की महत्वपूर्ण कृति है, वो कहानी कहलवाते हैं एक पात्र के द्वारा जिसका नाम है मानिक मुल्ला। तो मानिक मुल्ला की कहानी जो है, मानिक मुल्ला ये समझते हैं कि प्रेम जो है किसी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना प्रेम के कहानी क्या, उनका ये मानना है। और उस कहानी में उनका ये मानना है कि पहले वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इस कहानी का कंक्लूजन क्या होगा, इसका मॉरल क्या है इस कहानी का। और उस निष्कर्ष को देखते हुए पात्रों में और घटनाओं में वो तोड़ मरोड़ करके वो ऐसी स्थिति में ला देते हैं कि निष्कर्ष वही निकले। तो धर्मवीर भारती जी का जो मानिक मुल्ला है, उनका ये स्टाइल है। मेरी कहानी इससे थोड़ी सी अलग है। मैं निष्कर्ष पर कभी पहुंचा ही नहीं। निष्कर्ष जहाँ पर कहानी ठहर गई, निष्कर्ष वहीं हुआ। और जिस ढंग के मैंने हालात देखे पटना में उस ज़माने में, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 10-15 साल के बाद वहाँ पटना साइंस कॉलेज में जाने के बाद, तो मैंने सिर्फ उसे सीधे शब्दों में बयान किया है और कहीं से कोई कल्पना का एक अंश भी इसमें मैंने जोड़ा भी नहीं है। बहुत मज़ेदार बात है, क्योंकि
मेरा भी जो एक्सपीरियंस पटना का है वो लगभग ऐसा ही है, इसलिए इस कहानी को पढ़ के पटना में पढ़ने वाला हर व्यक्ति बड़ा भाव विह्वल हो जाएगा कि ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही एग्जिस्ट करती थी। किशन जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदी जगत में इस तरह की स्वाभाविक कहानियाँ क्या पाई जा रही हैं आज की तारीख में? अब आपने प्रेमचंद की चर्चा की, मैं आपको जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की याद दिलाता हूँ। वो मतलब उसमें जो प्रेम है कि वो आखिर में जो नायक को सजा तय होती राजा करते हैं कि मतलब इसको दंड दिया जाए, तो नायिका आके कहती है तो मतलब मुझे भी दंड दिया जाए। मतलब प्रेम की जो पराकाष्ठा वहाँ इस तरह से है कि नायिका भी अपने को उसमें समर्पित कर देना चाहती है। तो हिंदी में वही नहीं, मतलब आधुनिक काल में अगर लें तो उदय प्रकाश की कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा है, उसमें भी जिस तरह से मतलब वो दर्द आया है, मतलब पीड़ा आई है, मतलब वियोग के जो तत्व हैं, तो हिंदी में एक मतलब अब वियोग और पीड़ा का भरा पूरा संसार है। लेकिन अंतर समझने की कोशिश की जाए कि प्रसाद की कहानी में जो नायिका है उसका भी प्रेम नायक के प्रति है जी, ठीक है। हाँ। और फिर उस पीड़ा को वो उद्बोधित कर, ये तो पुरानी कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी। और जिसका इन्होंने जिक्र भी किया है कि कोई आदमी दिलीप और प्रियंका की कहानी को नहीं कहता, लेकिन सब लोग वो रोमियो जूलियट, लैला मजनू, तो लैला मजनू की कहानी तो मुझे समझ में आती है। ये कहानी उससे बिल्कुल अलग है। ये लैला मजनू, इसमें लैला है ही नहीं, लैला इज वन साइडेड प्रेम है सिर्फ। लैला गुम है, वो लैला गुम नहीं, लैला है नहीं वो। लैला है भी कि नहीं पता नहीं, मतलब वो महिला जरूर है, लड़की जरूर है, लेकिन लैला है कि नहीं है पता नहीं है, क्योंकि उसके प्रति, उसके मन में इसके प्रति प्रेम है कि नहीं इसके बारे में हमें मालूम भी नहीं है। देखिए, असल है कि यही तो मजा है कि कहानीकार जो है एक ऐसा, जिसको आप कहते हैं कि एक द्वंद्व और एक दुविधा का भी निर्माण करता है। वो सिर्फ कहानी नहीं सिरज रहा है, वो एक दुविधा, एक ऐसा मतलब पाठकों के सामने रख दे रहा है कि वो उसमें उलझे, उससे कुछ गूथे, उससे कुछ विचार सूत्र निकाले। मुझे लगता है कि एक यदि पटना का संदर्भ लें तो उसमें जो स्त्री पुरुष या लड़की पटना से व्यापक बनाइए संदर्भ को, व्यापक बना सकते हैं, लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड का एक मामला है जी, जिस मामले में ऐसा लगता है कि जो हेल्दी इंटरेक्शन भी है लड़के लड़कियों के बीच में, जो हम लोग दिल्ली आके हमने आसानी से देखा, उसका थोड़ा अभाव पाया जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि जो पात्र है उसको ये मालूम ही नहीं होता है कि ये सचमुच मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, क्योंकि जैसा इन्होंने लिखा है कि वो आती है और चली जाती है, उधर देखती भी नहीं है, उसे मालूम भी नहीं है कोई उसे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो ये बड़ा विचित्र सिचुएशन बना हुआ है और ये यथार्थ है। ये तो हम कह सकते हैं कि हिंदी हार्टलैंड का ये यथार्थ है। और हो सकता है कि उस महिला के में कुछ लड़कियों में उस लड़के के प्रति प्रेम हो या किसी और लड़के के प्रति प्रेम हो जिसको उन्होंने दर्शाया नहीं है। लेकिन मामला ये है कि जो इस तरह के संबंध पाए जा रहे हैं समाज में, उसके ऊपर हिंदी में कहानियां नहीं आ रही। हिंदी में लैला मजनू जैसी कहानी आ जाती है कि मुझे भी मार डालो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तो सिर्फ लैला या सिर्फ मजनू नहीं है, सिर्फ लैला या सिर्फ मजनू नहीं है, ये मुझे इसमें खास बात लगती है। और ये सच है कि सिर्फ लैला या सिर्फ मजनू का होना हिंदी हार्टलैंड में ये एक यथार्थ है। ये तो हम सब लोग आसानी से मान सकते हैं कि ये यथार्थ है। और इसलिए मुझे ये कहानी बहुत खास लगी कि इन्होंने पहली बार ये पोलर स्टार के रूप में उसे निकाल के लाया। बिंब भी बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण बिंब है कि बिल्कुल अकेला खड़ा है, उसे मालूम भी नहीं है कि उसको उसके आगे क्या है पीछे क्या है। और ये जो स्थिति है ये एक बहुत ही यथार्थवादी और मार्मिक स्थिति है। इनकी कहानियों के बारे में एक और बात मनिंदर जी मैं कहना चाहूँगा कि इनकी कहानियाँ जो हैं एक मुझे वो जर्नी की तरह लगती हैं, कि यात्रा जैसी लगती हैं। जैसे इसमें जो एक कहानी इनकी है इनविजिबल वॉल, वो जर्नी है, वो मतलब पटना से मतलब एक गांव है बिहार का, उस या वहाँ मतलब मसौनी जाने के रास्ते में भया जमालपुर वो जाते हैं, उसमें पुराना उनका परिचित एक वेंडर मिलता है, एक कुली को भी वो जान रहते हैं, और उन दोनों के बीच में जो एक दीवार जैसा है कि जो एक दूसरे को मिलने नहीं दे रहा है। तो ये यात्रा जो वहाँ से शुरू होती है और फिर एक प्रोफेशनल लाइफ या उसके पहले कॉलेज का कैंपस, तो वो उस तरह की भी एक बड़ी मतलब दीर्घ यात्रा भी ये किताब कराती है। और जिसको आप कहते हैं कि मतलब एक छोटी यात्रा भी है कहानी के माध्यम से, और उस यात्रा में जितने तरह के मतलब छोटे छोटे अवलोकन है, मतलब जिसको आप बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो उस तरह का मतलब लेखक ने जो उसको लिया है। और दूसरी एक जो विशेषता मुझे ये लग रही है कि ये कहानी को मैन्युफैक्चर नहीं करते, मतलब कहानी तैयार नहीं करना,
इनके आसपास का जो यथार्थ है, उस यथार्थ मतलब नहीं, ये तो बिल्कुल हट्टू कहाँ, मतलब उस यथार्थ को आप कहिए कि उसी को करीने से रखते हैं, यथार्थ को इस तरह से रखते हैं और वो कहानी बन जाती है। जैसा इन्होंने कहा भी कि हम निष्कर्ष नहीं रखते, निष्कर्ष की रचना बन जाती है। तो ये मतलब हमको लग रहा है कि उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि आगे भी क्या उनकी इसी तरह की योजना है, या उसमें ये यात्रा वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर अंग्रेजी राइटिंग में है तो ये सवाल सौदर जैसे करना चाहिए, ये कि आगे इसका जवाब दें, आपके क्या विचार है? चलिए, आपने सही फरमाया। मेरी यात्रा जो है एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहाँ पर स्कूल जाने से पहले 9 बजे वहाँ ट्रेन आया करती थी, अपर इंडिया एक्सप्रेस। उसको गांव के लैंग्वेज में हम लोग भोमा एक्सप्रेस बोलते थे। भूमा एक्सप्रेस, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है भों जो करती थी, तो गांव वालों ने उसका नाम ही रख दिया था। और चूँकि वो ट्रेन वहाँ से 9 बजे गुजरती थी और स्कूल का टाइम भी उसी का आसपास था, तो उसको हम लोग एक घड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। जब वो गाड़ी गुजरती थी तो समझते थे कि अब स्कूल जाने का टाइम हो गया। खेतों में काम धाम बंद करके हम लोग स्कूल जाया करते थे। फिर छुट्टी के दिनों में सैटरडे संडे को हमारे घर में गायें काफ़ी थी, तो जंगल की तरफ गाय भी चराने ले जाते थे। और उन गायों के साथ जो है, आपको ताज्जुब होगा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। उस ज़माने में हंस सारिका जैसी पत्रिकाएँ आती थी। हमारे भाई भी साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ते थे, जिसमें मैं स्कूल में था। तो ऐसी किताबें लाया करते थे, तो मैं उसको पढ़ता भी था। मुझे अभी तक याद है कि एक आम के डाली पर मैं लेटे लेटे एक किताब पढ़ रहा था, विवेकानंद का शिकागो एड्रेस। और थोड़ा सा हवा इधर उधर बहा और डाली में कुछ परिवर्तन हुआ, मैं बद से नीचे गिर गया आम की डाली से। तो मेरी यात्रा जो है बहुत सुदूर भूतकाल में और बहुत ही भौगोलिक क्षेत्र से भी बहुत ही रिमोट एरिया से शुरू होती है। उसके बाद कॉलेज, साइंस कॉलेज पटना, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें भी पिछले लगभग 22 सालों में मेरे 18 ट्रांसफ़र। तो मैंने जगह जगह देखे। फिर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई, मैंने वहाँ से MBA किया, सरकारी छात्रवृत्ति पर मैंने वहाँ पर से MBA किया। तो हमारी यात्रा जो है काफ़ी अनुभवपूर्ण और काफ़ी विविधतापूर्ण है। इसमें काफ़ी वैरायटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आप पूरा करें फिर मैं। हाँ, तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, जो डिफरेंट जीवन काल के डिफरेंट सेक्टर में मुझे जो भोगने को मिले या भुगतने को मिले, दोनों कह लीजिए, तो इसको धीरे धीरे मैं प्रिंट में जरूर लाऊंगा। नहीं, और इस किताब का जो इवोल्यूशन है उसमें भी इसकी झलक मिलती है। इसमें आपको हमारे गांव की कहानी से लेकर के गांव के जो हमारे विलेज प्रिस्ट जो हैं, पंडित राजकुमार, उनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, वहाँ से लेकर के लवली स्टिंग, गांव के माहौल में ही वो भी लिखा गया है। फिर कॉलेज कैंपस की किताब है। कॉलेज कैंपस में ये पोल स्टार जो है कॉलेज कैंपस की कहानी है। और फिर सर्विस पीरियड की कहानियाँ हैं। तो एक जीवन वृतांत की तरह तो है इसमें। नहीं, लेकिन मैं जो आपसे जानना चाह रहा था वो ये तो ठीक है जो आप बता रहे हैं कि ढंग से यात्रा का तात्पर्य मेरा यह है कि यात्रा तो यह है कि एक सामान्य तरीके से जो यात्रा हो रही है उसमें जो आपको दिखाई पड़ा उसको आप समेटते जाएं और उसको उसका दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन होते जाए और आप लिखते जाएं। एक ये होता है कि यात्रा आप तय भी करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना है या वहाँ जाना है, और वहाँ जाने के रास्ते में जो मेरी आंख देखेगी, मेरा मन जो सोचेगा, जो गूँथेगा, उसको हम दर्ज करेंगे। हम इस तरह का मतलब इन सवालों का जवाब आपसे चाहते थे कि उस तरह की कोई लेखिकी योजना आपके मन में है क्या? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई योजना नहीं है। ये स्पॉन्टेनिटी का मामला है। हाँ। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी और वैसे ये हमको लग रहा है ज़्यादा नेचुरल भी है। नेचुरल प्लान वे में नहीं, क्योंकि कहानियाँ भी इनके प्लान नहीं। कहानियाँ वैसा नहीं कि लिखने कहानी बैठ रहे हैं। ये जो चीज़ें इनको टच कर गई हैं उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। और उसमें भी मेरे ख्याल से पात्रों को भूल नहीं पाए, जिन पात्रों को आज तक नहीं भूल पाए, मुझे लगा कि उन पात्रों को यदि प्रिंट में नहीं लाया जाए तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। और अब तो आपके पाठक भी उन पात्रों को नहीं भूल पाएंगे। हाँ, नहीं, पाठक आपके पात्रों को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि पात्र आपने बड़े अच्छे से रचे हैं। हाँ, और ये आम जीवन के पात्र हैं, इसलिए नज़दीक भी हैं।
मुझे याद है कि पूर्णिया जैसे शहर में एक महिला लेखिका हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं लोकली। बाहर तो मुझे नहीं आइडिया है। पूर्णिया की आपने चर्चा की तो रेणु जी की चर्चा भी आप नहीं, कर रेणु सकते तो हैं तो हाँ। बड़े रेणु तो बड़े लेखक हैं। एक हाँ। साधारण सी लड़की हाँ। जो जिसने लिखना शुरू किया, हालांकि वो ग्रैंड डॉटर है किसी बड़े लेखक की, जनार्दन झा द्विज की ग्रैंड डॉटर है। जी जी। लेकिन उसने लिखना शुरू किया है और मज़े की बात यह है कि पूर्णिया शहर और आसपास के गांव के लोग उसके नाम से बेहद परिचित हैं और खूब पढ़ते हैं, क्योंकि सारे पात्र उनके बीच से आते हैं। तो ये जिस तरीके से मैं जब वहाँ पहुँचा पूर्णिया पता करने के लिए, मैं एक सर्वे में देख रहा था कि यहाँ पे क्या लेखन चल रहा है, तो लगभग सब लोगों ने उसका नाम लिया। तो मैंने कहा भाई हम तो नहीं जानते हैं, हंस में कोई कहानी हमने नहीं पढ़ी। तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा मैं हंस में लिखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूर्णिया के लोगों के लिए लिखती हूँ और ये लोग मुझे खूब अप्रिसिएट करते हैं। कहानियाँ जिनको लगता है मेरी चाची मेरी मामी की कहानी है तो बड़ा मज़ा आता है। तो एक तरह का जो स्पॉन्टिनिटी है उसका एक मज़ा है, स्पॉन्टिनिटी का अपना एक इम्पॉर्टेंस भी है। जैसे मुझे लगता है कि जितनी कहानियाँ इनकी आप पढ़ेंगे सब में आपको ये लगेगा कि अच्छा ये आदमी वो है जिससे मैं मिला था कल, वो आदमी वो है जिसको मैंने भी पटना कॉलेज में देखा था एक लड़के को, वो 20 साल के बाद जाने के बाद भी कि वो वही बैठा रहता है, किसी का इंतजार कर रहा है। तो ये लगता है कि स्वाभाविक सी कहानियाँ हैं। इन कहानियों की एक विशेषता और है कि हमको लग रहा है कि इनमें से अधिकांश कहानियाँ ये पहली बार प्रकाशित हो रही हैं। इसमें इसके पहले पहली बार लेखन आपने शुरू ही किया है इस बात मतलब का? हाँ, अच्छा, ये बहुत मजेदार बात है। तो ये एक मतलब पहला लेखन इस तरह से पाठकों का ध्यान आकर्षित करे। मुझे याद है वो इंडियन लिटरेचर के एडिटर रहे हैं निर्मल कांति भट्टाचार्य जी, उनका कमेंट था इस किताब पर, और वो एक तरह से मतलब चकित थे इस बात पर कि ये उनकी पहली किताब है। तो ये हमको लग रहा है कि जैसे ये इनका सहज लेखन है, और सहज लेखन में ये इस किस्म की मैच्योरिटी जिसको आप मतलब लेखकीय परिपक्वता कहते हैं वो हासिल करना, तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्वाभाविक तरीके से एक मैच्योर्ड राइटर है। बिल्कुल, ये चूंकि दिल से कहानियाँ आ रही हैं तो उसमें मेरे ख्याल से भाषा की जगह पे कथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। और जो उसका एक नेचुरल स्टाइल इनका है, जो मैंने पहले भी कहा कि इनकी कहानियों की एक खासियत जो मैं देखता हूँ आपकी कहानी में कि पाठक क्लाइमेक्स की खोज करता है और आप बखूबी वो क्लाइमेक्स उसे प्रोवाइड करवाते हैं, जिस क्लाइमेक्स को पढ़ के वो संतुष्ट तृप्त होता है कि हाँ ये इस क्लाइमेक्स पे पहुंच गया। जैसे आप यदि कहानी में आपका लूँ, ये जो हाकिम सिंह की कहानी है तो ये एकदम से आप उसको लीड करते हैं क्लाइमेक्स की तरफ, वो ढूंढता है अब क्या होगा इसके साथ, अब क्या होगा, एक आप इंक्विजिटिवनेस क्रिएट करते हैं पाठक के अंदर, और फिर पता चलता है ओके ये एक और दुर्घटना उस वक्त घट गई जिसके लिए वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस बेचारे को इस जगह को छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। उसी तरीके से जो आपकी कहानी पोलर स्टार है, उसमें भी मुझे लगता है कि पाठक ढूंढता है अच्छा अब क्या होगा, अब इस लड़के का क्या होगा, इतने सालों के बाद गए हैं, हो सकता है ये कोई दूसरा लड़का हो जो वैसे ही खड़ा हो, लेकिन सडनली पाता है, क्योंकि आप उसकी शुरुआत भी ऐसे करते हैं उसे देखने की, आप ऊपर से उसको नहीं देखते हैं, आप पाँव की तरफ से उसको देखते हैं, और फिर आप महसूस करते हैं ये तो वही लड़का है जो पहले खड़ा होता था यहाँ पे, बेचारा समय में अटक गया है। तो इस तरीके से जो आप क्लाइमेक्स आपकी कहानियों में है जो नेचुरल हो सकता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल मुझे नहीं लगता है, वो सोचा समझा क्लाइमेक्स नहीं है, ये इन कहानियों की बहुत बड़ी खासियत है। क्या सुरेंद्र जी से कुछ ऐसी कहानी के बारे में कुछ उनसे जाना जा सकता है कि जो कहानियाँ इस किताब में नहीं छपी हैं? कोई ऐसी कहानी हो जो ऐसी कहानियाँ हैं, 3-4 कहानियाँ इसके अलावा मैंने लिखी हैं। एक कहानी जिसका नाम सेप्टिक टैंक है, वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में है, और सेप्टिक टैंक एक जस्ट पैरेलल है ब्यूरोक्रेसी का, और स्टोरी टेलर के हिसाब से ये पैरेलल सही बैठता है। उसका ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी इज जस्ट लाइक ए सेप्टिक टैंक इन विच द रियली बिग चंक्स फ्लोट ऑन द टॉप। तो ये उस कहानी के का जो प्रधान पात्र है, ये उसकी सोच है। और फिर एक दूसरी कहानी झुमरी है, जो कि गांव में एक साधारण महिला है, और जिसके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते थे, कि खासकर से चरित्र के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उसका चरित्र जो है एक गांव में कथा बाँचने वाले पंडित जी के साइड बाय साइड उसका चरित्र कितना अच्छा था। और पंडित जी जो कि कहानियाँ
कहते थे, उपदेश दिया करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। तो इस विरोधाभास को मैंने उस कहानी में दिखाया है। तो वैसे ही मेरा वामपंथ से भी थोड़ा लगाव था। तो एक कहानी है कॉमरेड, वो भी कहानी मेरी दूसरी किताब में वो भी आएगी। तो एक कॉमरेड जो कि क्रांति का इंतज़ार करते करते उसके बाल पक जाते हैं और वो थक जाता है और लगभग ज़िंदगी से हार जाता है। तो ये ऐसे कॉमरेड की कहानी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत ये कहते हुए की थी कि जवानी में यदि कम्युनिस्ट नहीं बने तो फिर क्या बने। और उसका जो दूसरा हाफ है उस कहावत का ये कहना भूल जाते हैं कि यदि 40 पार कर गए तो कम्युनिस्ट छोड़ करके कोई दूसरा काम न करने लगे तो फिर क्या किए। तो ये बहुत मजा है। तो ऐसी कहानियाँ जो है मेरे दिमाग में है और वो मेरे दूसरी किताब के अंश बनेंगे। एक कहानी की मैं चर्चा करना चाहता हूँ जिसको मैंने बड़ा पसंद किया, वो है सारे जहाँ से अच्छा, जिसमें आपने एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया है जो JNU से है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। और आपने कहा है कि भाई उन्होंने अपना ड्रेस ज़रूर बदल लिया है, लेकिन जिस तरह से ड्रेस बदला है वो भी यही दर्शाता है कि वो उस बात को मानते हैं कि जो थोड़ा सैवली ड्रेस्ड रहता है वो ज़्यादा काम कर सकता है। और फिर उनको बोलते रहने की आदत है। और तमाम लोगों के बीच में जब वो मीटिंग में बातचीत करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस विषय को कहाँ रोका जाए और कहाँ से कहाँ चला जाए। ये मेरे ख्याल से किसी भी आम ब्यूरोक्रेट के लिए ये बात शायद आपका क्रिटिक हो सकता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो तिलस्म की उसमें आपने बात की है, गांधी के तिलस्म की बात की है, तालिस्मान जो गांधी देता है कि जो भी आप कर रहे हैं यदि उससे आखिरी आदमी को फ़ायदा हो तो आपको समझना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो देश के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से निकले हुए लोग हैं, जहाँ के बारे में ये प्रसिद्ध है कि ये वामपंथी विचारधारा से लोग प्रभावित रहते हैं, वहाँ से भी जब लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो उनकी भी स्थिति वही हो जाती है जो सामान्यतया किसी ब्यूरोक्रेट की होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं अपने जीवन पद्धति में या इन चीज़ों में। क्योंकि बात वो यही कह रहे हैं ना कि आप बॉस इज़ ऑलवेज राइट। लास्ट जो पैराग्राफ आपका है वो कहता है कि भाई देखो ज़्यादा बकबक मत करो, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। Is that what happens to even to those people who come from these kind of radical institutions, that they are lost to the bureaucracy? इंसिडेंटली सारे जहाँ से अच्छा ये मेरी पहली कहानी है। अच्छा, that's very interesting. हाँ हाँ। और मैंने जिन शख्स की यहाँ पर चर्चा की है वो मेरे बॉस थे और काफ़ी काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी बातों पर लड़ने का भी एक आदत था। तो मेरी ज़िंदगी जो है कभी काफ़ी शांतिपूर्ण नहीं थी उनके साथ। लेकिन मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि इसको बेस्ट झगड़े तो मैं मोल लेता हूँ और इस बात पर मैं अड़ता भी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इनके साथ रोज़ रोज़ झगड़ा करके आई एम नॉट गेटिंग एनीवेयर। तो उस ज़माने में मैंने पढ़ना शुरू किया केरला में। एक्चुअली ये कहानी जो है ये हमारे इस कैरियर की शुरुआत है। और वहाँ पर पढ़ने के लिए केरला में या तो मलयालम है या इंग्लिश है। तो अपना दिमाग में हटाने के लिए मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। जब 50-60 किताबें पढ़ चुके तो मुझे लगा कि मैं सब लिख भी सकता हूँ, आई कैन गिव ए ट्राई। तो मैंने पहली कहानी सारे जहाँ से अच्छा लिखा और अपने दोस्तों में मैंने इसे पढ़ने के लिए दिया कि तुम बताओ वेदर आई शुड कंटिन्यू राइटिंग और आई शुड फॉरगेट इट। तो उनमें से अधिकांश ने कहा कि यद्यपि वो कोई साहित्यिक क्रिटिक लोग नहीं थे, हमारे जैसे सामान्य ऑफिसर लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी में पढ़कर मज़ा तो आता है, इसमें साहित्यिक मादा कितना है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहानी लिखोगे तो लोग पढ़ेंगे, उन्हें ऐसा लगा। तो सारे जहाँ से अच्छा हमारे मेमोरी लेन का एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है, जहाँ से मैंने ये शुरुआत की। रही आपके दूसरे बात की कि
ऐसे बैकग्राउंड से आए हुए लोग जो ब्यूरोक्रेसी में ज्वाइन करते हैं, जैसे जेएनयू में पढ़े हुए लोग जो ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो जेएनयू की जो ट्रेनिंग है, वहाँ का जो परिवेश और माहौल था, उनका जो कमिटमेंट था जनता के प्रति, उसके प्रति बिल्कुल और नज़रअंदाज करते हों, ऐसा भी नहीं है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति दर व्यक्ति, ये डिपेंड करता है। और कमिटमेंट, जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से 50% जो है वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि वो कमिटेड दिखें, और बाकी 50% जो है वो कमिटमेंट को कायम भी रखते हैं। यथार्थ तौर पर भी वो कमिटमेंट दिखाने मैंने दिखाते नहीं हैं, लेकिन कमिटेड रहते हैं। बाकी लोग कमिटेड हो ना हो, दिखाते ज़रूर हैं। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इस कहानी में जो अधिकारी है उसके बारे में ये तो नहीं मालूम होता है कि उनका कमिटमेंट नहीं है। ये ज़रूर मालूम होता है कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कमिटेड हूँ, और वो कमिटेड भी हैं, और रियल लाइफ में कमिटेड भी है। अच्छा, ये देख के मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जो आपने गांधी का उसमें जिक्र किया है कि गांधी इज नेल्ड ऑन द वॉल, व्हाई डिड यू से गांधी इज नेल्ड इन द वॉल? बिकॉज यू डिडंट गेट टाइम स्पेस टू डेमोक्रेटिकली एंगेज विथ हिम, और you thought that the bureaucracy is behaving in a way? एक्चुअली हमारी सोसाइटी में गांधी जी का जो भूमिका अभी की सोसाइटी में है, वो एक दर्शक की है। या तो दीवार पर टक्कर देखते रहते हैं, या नारों में दिखाई पड़ते हैं। ये कभी कभी फिल्मों में दिखाई पड़े, मुन्ना भाई जैसे। हाँ, उस ढंग से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गांधी के फलसफे का कोई पुरजोर इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में दिखता नहीं है। ये अन्ना के आंदोलन या अभी जो बाहर चीन में हुआ और अरब के देशों में हो रहा है, उन घटनाओं के बाद भी आप ये बात कहना चाहेंगे क्या कि अन्ना मतलब गांधी की फिलॉसफी का उपयोग नहीं हो रहा है समाज में? मुझे नहीं लगता कि ये जो अन्नागिरी हमने देखा है आजकल की टीवी पर, वो कहीं भी गांधी का जो दर्शन था प्रभावित जरूर लगता है, लेकिन उससे मिलाप करना गांधी के साथ एक बेईमानी होगी। इसे गांधीगिरी कर सकते हैं, जैसे मुन्ना भाई ने किया, इसे अन्नागिरी भी कर सकते हैं। अन्नागिरी गांधीगिरी हो सकता है, लेकिन गांधी से बहुत दूर है ये लोग। लेकिन गांधीवाद नहीं कर सकते। गांधीवाद नहीं कर सकते। That's right, that's right. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो जितनी सारी कहानियाँ हैं, इसमें खालिस आपके गांव की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? गांव की कहानियाँ, एक द विलेज प्रिस्ट, दूसरी लवली स्टिंग, और ये इनविजिबल वॉल में भी कुछ गांव उस तरह से आया है। इनविजिबल वॉल, ये भी हमारे। अब किशन जी, आप ये बताइए कि जो गांव की कहानियाँ अभी लिखी जा रही हैं हिंदी में, उनमें और इनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? कथादेश में गांव करके हाँ, मतलब है कई किताब ये आई है। जो ना मूल अंतर हमको ये लग रहा है कि देखिए, हिंदी में जो गांव को लेकर जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, तो उसमें एक सजावट है, जो मतलब शुरू में मैं चर्चा कर रही थी कि कहानी को तैयार करना, कि जिस तरह से आप इस तरह से, जैसे वहाँ क्रांति के लिए कोई खड़ा हो जाता है, कोई ऐसा करेगा कि गांव में वो स्वदेशी के पक्ष में जो है नायक लगता है, कि या भूदान आंदोलन है, छोटे उद्योग हैं, इस तरह की जो आदर्शवादी चीज़ें हैं उसको लेके एक मतलब प्रबल आग्रह कहानियों में है। और जैसे लगता है कि कोई एक विचार है जो कहानियों को नियंत्रित कर रहा है, कहानियों के पात्रों को नियंत्रित कर रहा है, उनके बीच के जो परस्पर संवाद हैं उनको नियंत्रित कर रहा है, वो विचार केंद्र में है। उन कहानियों की तुलना में वंस अपॉन ए टाइम की जो कहानियाँ हैं, इसमें एक स्वतः स्फूर्त विचार है। क्या इसका कारण ये भी आपको लगता है कि हिंदी के जितने लेखक हैं आज की तारीख में, वो ज़्यादातर शहर में रच बस गए हैं, और अंग्रेजी में लिखने के बावजूद सुरेंद्र जी का जो लेखन है वो एक गांव में रचे बसे मानसिकता। बिल्कुल, आपने मेरी बात कह दी कि ये अभी हिंदी में जो मतलब ग्रामीण परिवेश की जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लोग जिसको आप कहते हैं ना, अंग्रेजी के शब्द का अगर हम सहारा लें कि एक ट्रिप लगाते हैं, वो एक ट्रिप लगा लिए और एक कहानी लेके, जैसे निराला जी पंत के बारे में कहते थे कि गांव की खिड़की, गांव से पिकनिक करने गांव जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। हाँ,
जैसे प्रेमचंद पिकनिक करने शहर आते हैं और हाँ, फिर लौट लौट जाते जाते हैं। हैं। गोदान में जो उनका पात्र है उसके बारे में कहते हैं कि वो पिकनिक करने के गए शहर, और सबसे कमजोर पक्ष उनका वही जो शहर में उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ ट्रिप नहीं है, यहाँ जो है यहाँ फीलिंग है, फीलिंग है। ये मतलब बेसिक डिफरेंस है। और इसकी वजह से इनकी कहानियों में आप ये देखेंगे कि ये एक अद्भुत संयोग है कि लेखक यहाँ एक अधिकारी है, मतलब आप कह सकते हैं कि व्यवस्था का एक अंग है। उसके बाद भी पूरी जितनी कहानियाँ हैं, अधिकांश कहानियों के जो पात्र हैं या उन कहानियों का अगर आप सार निकालना चाहें, उसकी मतलब संवेदना का केंद्रीय संवेदना निकालना चाहें, तो वो लगता है कि जो अभिवंचित पक्ष है, ये सारी कहानियां अभिवंचितों के पक्ष में खड़ी होती ये है। तो बात समझ में आती है। इन्होंने पहले ही कहा कि छात्र जीवन में मेरा वामपंथ के साथ बड़ा झुकाव था, और मैं जो किसी भी ग्रामीण हिंदी में वामपंथी साहित्यकारों की भी बहुत कहानियों को आप देखें, वहाँ कोई बेईमानी दिखेगी। हिंदी का वामपंथ तो शहर में पाया जा रहा है। काफी सारा हिंदी का वामपंथ जो है वो अंग्रेजी जानता है और हिंदी में लिखता है, और इसलिए वहाँ पे काफी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम दिखता है। तो इसको हमको लग रहा है, अगर इसको एक सूत्र में अगर कहना हो तो हमको ये हमें इस बात को मानना चाहिए कि इन कहानियों के माध्यम से एक हिंदी समाज का यथार्थ अंग्रेजी की दुनिया में, लेकिन आपने डिस्कशन जब शुरू हो रहा था उसमें जो आपने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब जो अंग्रेजी का जो मूल पाठक है, जैसे जो मतलब जो इंग्लिश है, मतलब ब्रिटेन के लोग इसको पढ़ेंगे तो वो इन कहानियों को किस तरह से लेंगे। वो चूँकि इसमें इसका जो टेक्स्ट है वो इंडियन सोसाइटी को है, लेकिन हमको लग रहा है कि उनकी भी अपेक्षाएं या मतलब वो जिस तरह से आग्रही होते हैं हिंदी समाज को समझने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कहानियाँ उनके अंदर तक नहीं जाएंगी। लेकिन अब है कि इस किताब का वहाँ तक रीच हो, तो हमको लग रहा है कि ये किताब उन पाठकों द्वारा भी मतलब स्वीकृत होंगी और सराही जाएंगी। नहीं, एक बात तो है जो आजकल हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि साहित्य के माध्यम से समाज को जानने की कोशिश की जानी चाहिए, और जो इनकी कहानियाँ हैं इनके माध्यम से यदि कोई समाजशास्त्री इनका विश्लेषण करके समाज को जानने का प्रयास करे तो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। और विदेशों में भी आजकल अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी भारतीय समाज को जब जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी लेखकों की जगह वो ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ना चाहते हैं जिन लेखकों में समाज का सही ढंग से वर्णन हो पाए। भाषा के ऊपर वो नहीं जाते हैं। बहुत सारी आजकल नई चीज़ें चल रही, जैसे आप देखे होंगे सुधीर कक्कर जितनी कहानियाँ लिख रहे हैं, उनके जो नॉवेल्स आ रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस पे जो नॉवल है या कामसूत्र पे जो उनका नॉवल है, काम योगी करके जो उनका नॉवल है, ये दोनों ही नॉवल को यदि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बेहद स्वाभाविक लगेगा ही नहीं कि ट्रांसलेशन, बल्कि अंग्रेजी में पढ़ने पे ये लगता है कि हिंदी का ट्रांसलेशन है। मैंने दोनों भाषा में इसको पढ़ा है। तो मज़े की बात है कि जब भारतीय, तो आप ट्रांसलेशन को, अनुवाद को आप श्रेय देना चाहेंगे क्या? वो हिंदी में अनुवाद हुआ इसलिए, या फिर हिंदी हमारी अपनी भाषा है इसलिए संप्रेषणीयता जो ज़्यादा आत्मीय स्तर पर हो रही है? नहीं, इसलिए कि जो कथ्य है जिस चीज़ को कहा जा रहा है जी, वो हिंदी समाज का है। अच्छा, तो हिंदी में वो बहुत ही स्वाभाविक लगता है। और सुधीर कक्कर जैसा मजा हुआ अंग्रेजी लेखक भी जब उसी चीज़ को अंग्रेजी में लिखता है तो लगता है कि वो स्वाभाविक नहीं है, थोड़ा बनावटी लगता है। जैसे मैंने जिक्र किया अभिमन्यु अनंत का, कि अभिमन्यु अनंत से मेरी बातचीत हो रही थी। उनकी जो किताब है लाल पसीना, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो फ्रेंच जानता हूँ, मेरी पत्नी सिर्फ फ्रेंच और भोजपुरी जानती हैं, मेरे पिताजी फ्रेंच के प्रोफेसर थे। तब भी जब मैं लिखने बैठा वहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स उनकी कहानी, तो मैंने हिंदी में लिखा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं और सारी बातें फ्रेंच में कर सकता हूँ लेकिन उनकी बातें मैं फ्रेंच में नहीं कर पाऊँगा। और उस किताब का ट्रांसलेशन फ्रेंच में हुआ और बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो संभव है कि इस किताब का यदि हिंदी ट्रांसलेशन हो तो वो उतना ही स्वाभाविक लगे। लेकिन फिर वहाँ ट्रांसलेशन क्या, ये तो मूल हिंदी वासी हैं और हिंदी में ज़्यादा से क्योंकि इनके जो कथ्य हैं इनके, बिल्कुल, और अंग्रेजी जिनकी प्रथम भाषा है, जिनकी मातृभाषा है, राइट, उनको इस किताब में वो लिटरेचर के लिए ना पढ़ें, लेकिन यदि वो ये जानना चाहें कि समाज कैसे चल रहा है यहाँ का, तो उसके लिए इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि बाकी जो किताबें अंग्रेजी की यहाँ लिखी जा रही हैं उसमें भारतीय नाम वाम तो होता है, लेकिन समाज के अंदर के जो न्यूएंस्ड फीलिंग्स हैं वो नहीं जकड़ पाता है। जैसे अब अरुंधति रॉय को इस पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ने में, जो इन्होंने पटना की प्रेम कहानी के बारे में बात की है, उसको पकड़ना उनके लिए उनके वश में नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग वो समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें हो रही वहाँ पे।
इस किताब के बारे में लेकिन एक सवाल मेरे मन में मनोज जी ये आ रहा है कि मतलब आपकी ही बात से ये मेरे मन में ये बात आई। कभी आप जब कह रहे थे कि इसकी समकालीनता की कि इस समय के किन चीज़ों से मतलब लेखन जूझ रही है मतलब बौद्धिक तरीके से, तो अभी के समकालीन समय का अगर आप ये देखें कि सबसे बड़ा संकट हम क्या है, मतलब अगर लोकतंत्र की दृष्टि से देखें, चूँकि आप तो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में सबसे जो बड़ा संकट है वो गैर बराबरी का है। अपना मेरे समाज में जो है सबसे बड़ा संकट है वो गैर बराबरी का है। तो गैर बराबरी जैसी समस्या को अगर कोई रचनात्मक लेखन के माध्यम से उसको अगर उसको संबोधित करना चाहेगा तो जाहिर है वो ऐसे पात्रों को चुनेगा या ऐसी कहानियाँ जो इस मसले को ये हल करे। वो हमको लग रहा है कि इस किताब में है, लेकिन इस किताब में जो नहीं है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये किताब पिछले जैसे कॉलेज लाइफ से है, पिछले 25-30 वर्ष लेखक के अनुभव का है, लेकिन इस 30 वर्ष के दौरान देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएँ हुई उन घटनाओं पर या उन घटनाओं के प्रभाव पर कोई कहानी मुझे नहीं दिखी है कहानी। तो हमको लग रहा है कि ये अनुपस्थिति की कोई सोची समझी वजह होगी या यूं ही कथाकार से छूट गई होगी। कथाकार बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो बात समझ में आती है कि जो कथाकार संवेदना के, हम घटना का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन मैं समझ रहा हूँ जितनी बात आप कह रहे हैं। हाँ। जो 1977 में जिन्होंने एमएससी किया है, हाँ। तो इनके बिहार आंदोलन जानते होंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, बाबरी मस्जिद कांड हुआ, या भूमंडलीकरण के दौर में नई आर्थिक नीति आई, जिस तरह से मतलब गरीबों के खिलाफ सारा माहौल बन रहा है, मतलब बड़ी घटना। तो उसमें लेकिन मुझे लगता है कि एक साहित्यकार से, एक लेखक से ये उम्मीद करना भी ठीक नहीं है कि वो आर्टिफिशियली इस पे जाए, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी से आप ये मेरा तो निर्दोष सवाल यह था कि ये सोची समझी अनुपस्थिति है या ये छूट गई है। ये तो बेहतर वो बता सकते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है आप एक तरह से फॉर्मुलेट कर रहे हैं चीजों को। मुझे लगता है कि यदि मैं आपकी जगह हूँ तो ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहूँगा। क्यों नहीं पूछना चाहूँगा? दो कारण से। पहला कारण ये है कि जिस तरह की कहानियाँ, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज में एक जो ऑब्जर्वेशन है लेखक का, जो शार्प ऑब्जर्वेशन है, उसका वो जिक्र करता है। वो ये सोच कर नहीं करता है कि तत्कालीन घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वो तो फीलिंग के लेवल पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको वो लाने की कोशिश करता है। एक दूसरा कारण ये है, एक लेखक यदि ये क्रांतिकारी होते और फील्ड में काम करते होते या सब कुछ छोड़कर ये आदिवासियों के जीवन पर लिखते होते, उनके लिए कहानियाँ लिखते हो, तब तो ये बात उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन एक लेखक जो अपनी नौकरी में है, जो सरकारी नौकरी में है और पहला अटेम्प्ट उसके लिखने का होगा, तो पहले लेवल का जो कॉन्शसनेस है वो वही कॉन्शसनेस होगा जो उसके फीलिंग का कॉन्शसनेस है। हो सकता है जब दूसरे लेवल के कॉन्शसनेस में पहुँचे तब वो इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना शुरू करे। लेकिन उनसे हमको लग रहा है कि उनसे पूछना चाहिए इस बात को। उनसे बिल्कुल आपका क्या विचार है? मेरे कोई सोची समझी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि इसमें इतिहास का ये दर्पण नहीं है ये किताब। दरअसल छोटी कहानियों का जो एक सीमा है, एक लिमिटेशन है, और जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि इसमें पारंपरिक छोटी कहानियों में एक आदि होता है, एक मध्य होता है, एक अंत होता है। आदि में ये आप घटनाओं को, ये मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेटिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर मामला आगे बढ़ता है, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट बचते हैं, फिर एक क्लाइमैक्स आता है और फिर उसको रिजॉल्व लोग करते हैं। तो छोटी कहानियों का जो जीवन चरित्र है इतना छोटा सा है कि परहैप्स इतिहास का एक दर्पण मुश्किल का रूप देना इसे काफ़ी मुश्किल लगता है। अनलेस वो उसमें इन्वॉल्व होते। यदि खुद से ये आंदोलन में इन्वॉल्व होते तो वो कहानी शायद निकल के आती। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, मतलब साहित्य तो इस तरह से वो समय का दस्तावेजीकरण होता ही है। आखिर अब जयशंकर प्रसाद के साहित्य को जब पढ़ते हैं तो उस समय के इतिहास को भी आप पढ़ रहे होते हैं। और ये है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इन कहानियों में ये समय तो है ही। पटना का इससे बढ़िया समय का दस्तावेज 1977, 78, 85 तक, अब शायद बदल गया हो, तब तक जो स्कूल में छात्र छात्राओं का संबंध था, इससे बेहतर कोई कहानी हो नहीं सकती उसके ऊपर। और ये ऐतिहासिक दस्तावेज एक तरह का नहीं, लेकिन पता नहीं आज से 50 साल के बाद आपको
पढ़ के आश्चर्य होगा, अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? लेकिन मैं फिर भी आप दोनों से इस पे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि उसी समय 90 में भागलपुर में उतना बड़ा दंगा हुआ, वो लेखक को क्यों नहीं प्रभावित कर रहा है? ये मतलब ये हमारे समाज के मतलब एक बड़ी घटनाएं हुई हैं आसपास। मैं सिर्फ हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को, चर्चा तो उसी पर होनी चाहिए जो लिखा है, जो चीज़ें लिखी गई हैं। ये डिस्कशन का ये नहीं होता है कि जो नहीं लिखी गई है उस पर चर्चा हो, ये तो विषय नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आए ऐसे कि चूंकि जिस बैकग्राउंड के लेखक हैं उसके आसपास इस तरह की इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो लेकिन हमको लग रहा है कि वो फिर बाद में कहीं किसी तरह से वो कॉन्शियसनेस का कितना हिस्सा, जब पहला लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस आपका जब होगा, जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यदि मैं सोचूं अभी कि मुझे 20 कहानियाँ लिखनी हैं, तो मेरी शुरुआत कहाँ से होगी? मेरी शुरुआत कतई आज के कम्युनिस्ट मूवमेंट से नहीं हो सकती है। मेरी पहली शुरुआत होगी अपने गांव के उस आदमी से जिस पात्र ने मुझे बड़ा प्रभावित किया था देख के। एक ईमानदार आदमी था, जिसको आज भूले नहीं है, जिसको आज तक मैं नहीं भूला हूँ। जो ईमानदार आदमी था, पूरी गरीबी में भी वो किसी के खोए हुए सोने के चेन को वापस लौटा दिया। पूरी गरीबी में, जब उसको खाने का 2 रोटी नहीं उसको मिल रही थी, उस वक्त भी वो आदमी सोने के बहुत भारी चेन को एक आदमी को वापस लौटा रहा है। अब वो पात्र मेरी पहली कहानी वो होगी। मेरी दूसरी कहानी वो होगी जिसमें मैं जान रहा हूँ कि एक पुरुष को ये मालूम है कि उसका जो पुत्र है वो उसका नहीं है, और फिर उसको कैसे वो बड़ा करता है। और मैं देख रहा हूँ उसको, गौर अब तक देख रहा हूँ कि उनके संबंध कैसे बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस आपका होगा जो फ्लो करेगा, वो ये फर्स्ट लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब मैं मैच्योर साहित्यकार हो जाऊँगा तब शायद मैं फिर सोचूंगा अच्छा अब मुझे इस पर भी लिखने की जरूरत है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा एमिल जोला का। फ्रेंच साहित्यकार एमिल जोला हुआ करते थे, बहुत बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनकी पहला जो उनका है नॉवेल वो है नाना। नाना वो फेमस है, नाना एमिल जोला। और क्या है वो कि बिल्कुल ही स्वाभाविक तौर पे वो जाते हैं, कैंटीन में बैठते हैं रेस्तरां में, और एक लड़की आती है जो गांव से शहर आई हुई है और प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, और वो सेक्स वर्कर है, और उससे मुलाकात होती है। फिर उसने उसके बारे में पूरी जानकारी ली और फिर उसने कहानी लिख डाली, और वो पहली किताब उनकी बहुत बड़ी हिट हो जाती है। ये सिलसिला चलता है 3-4 किताबों तक इसी तरीके से। जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, वो जो मार्जिन पे लोग खड़े हैं उसके बारे में वो लिखते हैं, क्योंकि वो खुद मार्जिन पे रह रहे हैं। और जब वो धनी हो जाते हैं, बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं, बहुत बड़े लेखक हो जाते हैं, तब उनके पास लोग आता है कि आप इस पर कुछ लिखें क्योंकि इसके चलते ये हो रहा है। देन ही डिसाइड्स टू राइट अबाउट दैट। मेरे ख्याल से वो एक फेज भी हो सकता है लेखक के जीवन का। मेरी तो एक कोशिश है कि जुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी और होरी और हीरा, प्रेमचंद के जो पात्र हैं, वो सिर्फ हिंदी में नहीं पढ़े जाएं, वो अंग्रेजी में पढ़े जाएं। बिल्कुल मेरी एक छोटी सी कोशिश है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में कोई इंग्लिश टीचर नहीं थे। 6ठी जमात तक कोई टीचर नहीं थे इंग्लिश के। तो सामान्य शब्द जैसे कि फादर है FATHER, तो मुझे ये कोई कहने वाला नहीं था कि ये फैट हर नहीं है, ये फादर है। तो मैंने अपनी अंग्रेजी की शुरुआत मैंने वहाँ से की है। और शायद मुझे एक जिद भी थी कि जब मैं पहली किताब लिखूँगा तो मैं अंग्रेजी में लिखूँगा। और इस जिद को आप एक सामान्य एक मानवीय कमजोरी मान सकते हैं। नहीं, आपकी इस जिद ने अंग्रेजी दुनिया को तो साहित्य, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। आप देखिए पहला इस तरह का प्रयास बिल्कुल मैं मानूंगा कि मुल्कराज आनंद का था। मुल्कराज आनंद से मेरी एक बार बातचीत हुई थी और मैंने ये महसूस किया कि वो बोलते हिंदी के लेखक हैं, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदी का लेखक हूँ, मैं अंग्रेजी में इसलिए लिखता हूँ कि लोग अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, पढ़े इन चीज़ों को। उनकी कुली थी या जो भी था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये हिंदी की कहानियाँ हैं जो अंग्रेजी में लिखी गई हैं, हिंदी समाज की कहानियाँ हैं जो अंग्रेजी में लिखी गई हैं। और अंग्रेजी पढ़ने वालों को ये बहुत ही बेहतर लगना चाहिए मेरे ख्याल से। भारतीय अंग्रेजी पढ़ने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है वो शायद इन कहानियों के माध्यम से इस समाज के तल तक पहुँच पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब समय हो चला है। मेरे ख्याल से एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत रही, और आपके साथ इसको शेयर करने में कई सारी बातें मेरे सामने खुल के आई। आखिरी में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक दो लाइन जो आप बताना चाहेंगे। आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि ये एक विनम्र कोशिश एक ऐसे पृष्ठभूमि से आए हुए एक व्यक्ति की है जिसको कि इंग्लिश का स्पेलिंग भी नहीं मालूम था। और इस किताब को आप पढ़कर ज़रूर देखें
कि आदमी शुरुआत कहाँ से करता है और कहाँ ख़त्म हो सकता है, ये एक सोचने की बात है। तो ये किताब पढ़ने के बाद ही ये समझ में आ सकता है कि आदमी की यात्रा कितनी लंबी और गहरी हो सकती है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और किशन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से एक बहुत ही विचारोत्तेजक बातचीत हुई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।